हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर उपासना जोशी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन, यानी प्रकृतिवाद और शिक्षा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आदर्शवाद और शिक्षा आपको मैंने समझाया था, ऐसे ही ये दर्शन की एक जो पाश्चात्य दर्शन है उसकी ये दूसरी विचारधारा है जिसको हमने प्रकृतिवादी विचारधारा कहा है। अब हम ये देखेंगे कि यह आदर्शवाद से किस प्रकार अलग है और प्रकृतिवाद में अपने आप में ये किस तरह से एक कंप्लीट दर्शन है। ठीक है, तो ये एक अलग इज्म है, दूसरा एक वाद है जिसका नाम है प्रकृतिवाद। चलिए अब हम इसको आगे पूरा पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आइडियलिज्म या दर्शन का कोई भी वाद अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें 3 टर्म्स मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को जानना आवश्यक है। उसी प्रकार प्रकृतिवाद की जो तत्व मीमांसा है यानी मेटाफिजिक्स है, उसमें बताया गया है कि नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी इटसेल्फ, यानी प्रकृति ही अपने आप में अंतिम सत्य है। जैसे आदर्शवाद में कहा गया था कि अंतिम सत्य ईश्वर है, प्रकृतिवाद में समझाया गया है कि प्रकृति ही अल्टीमेट रियलिटी है। क्योंकि नाम से ही अवगत हो रहा है प्रकृतिवाद, यानी इसमें जो सब कुछ माना गया है, जो सबसे सर्वोपरि माना गया है, वह नेचर को यानी कि प्रकृति को ही माना गया है। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा अपने आप में क्या बताती है कि वास्तविक ज्ञान क्या है और वास्तविक ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वास्तविक ज्ञान वह है, प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जिसको हम सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज यानी इंद्रिय जन्य ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जिसको कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, इंद्रियों के प्रशिक्षण से प्राप्त करते हैं। तीसरा इसमें आता है बेटा एक्सियोलॉजी, जिसको कि हम मूल्य मीमांसा कहते हैं, विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, यानी कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए करणीय व अकरणीय कर्म की तार्किक विवेचना ही मूल्य मीमांसा है। तो नेचुरलिज्म के अनुसार यानी प्रकृतिवाद के अनुसार अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह है सुखपूर्वक जीवन जीना, टू लिव हैप्पीली, विच कैन बी अचीव्ड बाई फॉलोइंग नेचुरल लॉ, जिनको कि हम प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के आधार पर इसकी परिभाषा कैसे बनती है कि प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म इज दैट स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी विच कंसीडर्स this universe is creation of nature and accept the material world as real world. It does not accept the existence of God and consider the soul as a consciousness produced in matter and propound that the ultimate aim of human life is to live happily, which can be achieved by following natural law. जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों मीमांसाएं यानी तत्व ज्ञान और मूल्य मीमांसा के आधार पर ही, उसका विश्लेषण करने पर ही यह परिभाषा निकल के आई, जिसमें बताया गया कि प्रकृतिवाद एक पाश्चात्य दर्शन है। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन है जिसमें बताया गया है कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है यानी कि जो भौतिक संसार है, जो पदार्थ जन्य संसार है, वही सत्य है। उसने ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल नकार दिया है। वह कहता है प्रकृतिवाद कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ है वह प्रकृति ही है, सर्वोपरि प्रकृति ही है। इट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड कंसीडर द सोल एज ए कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस इन मैटर। वो कहता है कि ये कोई जो आप कहते हैं आत्मा है, परमात्मा का अंश नहीं है, ये एक पदार्थ जन्य है और मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह है टू लिव हैप्पीली, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है, विच कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग नेचुरल लॉ, जो कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एक्सपोनेंट्स, यानी कि इसके समर्थक कौन कौन है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार अरस्तु, रूसो, लेमार्क, डार्विन, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर और पैथोलॉजी, ये इसके मुख्य समर्थक हैं। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वह रूसो का आता है, क्योंकि रूसो ने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या आधारभूत प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल को बताने से पहले मैं आपको उसकी कुछ विशेषताएं बता दूं कि प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए, उनके अनुसार संसार के तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन हैं और वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। प्रकृतिवादी भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। उनके अनुसार इंद्रिय ज्ञान के आधार पर ही सत्य की खोज की जाती है।
प्रकृतिवादी यह भी मानते हैं कि सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण प्रकृति से दूर होने के कारण मनुष्य आज दुखी और पीड़ित है। उसकी स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रकृति के संपर्क में लाया जाए। वह आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। तो यह इस तरह से आदर्शवाद से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में भिन्न है। अब इसके मूलभूत सिद्धांत की ओर हम चलते हैं। तो जो आधारभूत सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला है कि नेचर alone is entire reality, कि प्रकृति ही अपने आप में एक सबसे जो सत्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है, वह प्रकृति है। नेचुरलिज्म डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते क्योंकि ये पदार्थ जन्य संसार को सत्य मानते हैं, ये ईश्वर को सत्य नहीं मानते। द आउटलुक ऑफ नेचुरलिज्म इज मेटलिस्टिक, यानी कि जो इसका आउटलुक है वो एक पदार्थ जन्य है। वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है वो पदार्थ से मिलकर बनी है। द यूनिवर्स इज नेचुरल क्रिएशन, ये जो ब्रह्मांड है ये इसका जो रचना है, इसको किसी ईश्वर ने इसकी रचना नहीं की है, इसकी रचना प्रकृति ने की है। ये प्राकृतिक तरीके से ये रचित है ये संसार। नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन वैल्यूज, ये किसी भी मूल्यों में, जो शाश्वत मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम, उनमें किसी प्रकार के मूल्यों में ये विश्वास नहीं रखते हैं। मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है उसका सबसे जो सुंदर कृति है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको प्राकृतिक तौर पर प्रकृति ने बनाया है और यह जैसे मनुष्य के संपर्क में आता है ये दूषित हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जितनी प्राकृतिक होगी, नेचुरल होगी, वह उतनी ही खूबसूरत होगी। तो ये मनुष्य को बेस्ट क्रिएशन मानते हैं ब्रह्मांड का। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, यह मानते हैं कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। नेचुरल लाइफ इज बेस्ट फॉर हैप्पी लाइफ, वो कहते हैं कि अगर मनुष्य सुख से रहना चाहता है, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, तो उसको अपना जो लाइफ स्टाइल है वो प्राकृतिक रखना चाहिए, वो नेचुरल रखना चाहिए। फिजिकल एंड नेचुरल लॉ आर यूनिवर्सल, वो कहते हैं जो भौतिक और प्राकृतिक जो नियम होते हैं वो ही यूनिवर्सल है। अगर हम फिजिक्स का एक लॉ देखें, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का है, या जो भी न्यूटन के लॉ हैं या जो भी फिजिक्स के लॉ हैं वो ऑल यूनिवर्स सभी जगह पर एक है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये नेचुरल लॉ और जो भौतिक प्राकृतिक लॉ है, फिजिक्स लॉ हैं, उनको ये रियल लॉ मानते हैं। अब आता है एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। इनके जो शिक्षा के अगर हम संदर्भ में बात करें प्रकृतिवाद की, तो इसके शैक्षिक, अभी तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े मूलभूत, अब इसमें शैक्षिक सिद्धांत क्या है जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स है। नंबर 1, नेचर इज़ द बेस, प्रकृति इसका आधार है। फॉलो नेचर, प्रकृति को फॉलो करो या प्रकृति की ओर, बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन, सिग्निफिकेंट स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। फॉलो नेचर यानी प्रकृति को फॉलो करना। दूसरा, नेचुरलिज्म पुट एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसी प्रकृतिवाद की आज के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म की ही देन है, ये प्रकृतिवाद की मुख्य देन है। एजुकेशन शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। ये कहते हैं कि जो पहले जो शिक्षा दी जाती थी उसमें गुरु का स्थान यानी टीचर का स्थान, पाठ्यक्रम का, करिकुलम का मुख्य स्थान होता था, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो चाइल्ड का जो प्लेस है वो सेंटर प्लेस है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हमें बच्चे की रुचियों अभिरुचियों के अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेचुरलिज्म अपोज बुकिश नॉलेज, ये किताबी ज्ञान का विरोध करता है। ये कहता है कि बच्चों को आप बांधे मत, उनको बुकिश पुस्तकीय ज्ञान देंगे तो उनका ज्ञान सीमित रहेगा, उनको प्रकृति की प्रांगण में ले जाया जाए, उनको नेचुरल वे में उनको शिक्षा दी जाए, जिससे कि बच्चों का नैसर्गिक यानी नेचुरल व सर्वांगीण यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। इट एम्फेसिस ऑन अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, ये कहते हैं बच्चों पर कोई भी नियंत्रण ना रखें, आप बच्चों को नियंत्रित वातावरण प्रदान ना करें, उनको फ्रीडम, उनको फ्री छोड़ें और उनका नैसर्गिक विकास होने दें, नेचुरल डेवलपमेंट होने दें। नेचुरलिज्म बिलीव इन नेगेटिव एजुकेशन, यहाँ पर नेगेटिव एजुकेशन पे 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव एजुकेशन से अभिप्राय है कि बच्चे को ना आप बहुत ज़्यादा डू डोंट्स उसको मत बताइए, क्या सही है क्या गलत है। जैसे शिक्षक उनको बांध के चलता है, बच्चों को हम ज्ञान देते हैं, ये सही है, आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो। वो कहते हैं कि बच्चे को आप जिस चीज़ के लिए मना करते हैं बच्चा उसी चीज़ को करने की कोशिश करता है। तो डू एंड डोंट्स बच्चे को आप ज़्यादा मत समझाइए, ना उसको बताइए। बच्चे को आप
उसको प्रकृति ही उसका परिणाम देगी, आप उसको बिल्कुल नेचुरल वे में उसको करने दीजिए, उसको डिसीजन लेने दीजिए। इसको नेगेटिव एजुकेशन को मैं आपको डिटेल में भी आगे इसका एक शॉर्ट नोट में इस 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगी। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ये जो हमने बताया था कि शिक्षा जो है ये नेचुरलिज्म एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ, दर्शन का जो गतिशील पक्ष है वो नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म एजुकेशन प्रकृतिवादी एजुकेशन है, वो डायनेमिक साइड है, वो उसका गतिशील पक्ष है। एम्स ऑफ एजुकेशन, अब शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी ये कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू प्रकृतिवाद, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन। ये कहता है बच्चे का आप इस प्रकार का बालक का विकास करें कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाए, उसके अंदर इतना नॉलेज, बच्चा अपने आप में कुछ इंस्टिंक्ट, कुछ शक्तियों को लेकर पैदा होता है, तो हमें उसे इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वो जिन शक्तियों को लेकर पैदा हुआ है उसका हम विकास कर सकें, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें कि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर सके चीज़ों को। ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि वह कहता है कि जो व्यक्तिगत हम बच्चे का विकास करें, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उसका डेवलपमेंट किया जाए। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, वो मानता है कि मनुष्य क्या है अपने आप में, चूंकि वो भौतिकतावाद को मानता है, वो कहता है ये एक बायोलॉजी, जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति में के लाइफ में ना हमारा जो जीवन है वो एक जैविक, व्यक्ति एक जीव है। वो मानता है कि बालक या कोई भी वो एक एनिमल है, एनिमल भी सोशल एनिमल हम कह सकते हैं। तो वो ह्यूमन को एक मशीन की तरह मान रहा है और वो कह रहा है कि परफेक्शन करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट मीन्स कि इंस्टिंक्ट यानी मूलभूत, जिन बेसिक्स को लेकर हम पैदा होते हैं, जिन इंस्टिंक्ट्स को लेकर, मूल प्रवृत्तियों को लेकर कोई मनुष्य पैदा होता है, उसमें उसका सब्लिमेशन करना, उसका शोधन करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी, डार्विन की थ्योरी यही है, स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस। तो ये कहता है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वे बालक का किस तरह से विकास कर सके, यानी कि उसको जीवन के प्रति जो संघर्ष है उसकी तैयारी करा सके, जीवन के प्रति जो संघर्ष है उसके प्रति वह बालक का विकास कर सके, जीवन के लिए संघर्ष, यानी कि उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, लेमार्क एक हुए हैं डार्विन और लेमार्क ने भी क्या कहा है कि प्राणी में अपने आप को, अपनी आदतों और अपने शारीरिक ढांचे को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अनुकूलन ही शिक्षा है, ये लेमार्क ने कहा था। तो शिक्षा को वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रक्रम मानना पड़ता है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें बालक को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपने एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करे, परिस्थितियों के साथ में, वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित कर सके। अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, वह जो वर्तमान और जो भविष्य में आने वाली जो सुख है उसको अटेन कर सके, उसको प्राप्त कर सके, इस प्रकार हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के यह निम्नलिखित उद्देश्य हैं। दूसरा है करिकुलम एम्फेसिस ऑन साइंस, important subject are physiology, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशियोलॉजी, डोमेस्टिक साइंस एट्सेट्रा। यानी कि प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान प्राप्त है और केंद्रीय स्थान प्रदान करने के कारण ही प्रकृतिवादियों ने प्रचलित पाठ्यक्रम का खंडन किया, यानी जो पहले पाठ्यक्रम चलता था उसका उन्होंने विरोध किया और प्रचलित पाठ्यक्रम बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक नहीं था, क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड और करिकुलम सेंटर्ड था, तो वो बालक का या मनुष्य का विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा था। प्रकृतिवादियों ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना। उन्होंने कहा कि करिकुलम का जो बेस है वो बच्चा है, वो बालक है, और ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए जो उसकी नैसर्गिक रुचियों, योग्यताओं और स्वाभाविक क्रियाओं के विकास में सहयोग दे सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर केंद्रित हो। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें इंद्रिय प्रशिक्षण यानी सेंस ट्रेनिंग को विशेष स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि जो सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज है, ऐसी नॉलेज जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की जाती है, वही सत्य है, वही सच्चा ज्ञान है। तभी इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सेंस ट्रेनिंग को विशेष बल मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में धार्मिक व आध्यात्मिक विषयों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन का भी महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए।
मेथड ऑफ टीचिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि इन्होंने यह कहा है कि जो हम पहले कह रहे थे कि शिक्षा हमें ऐसी देनी चाहिए जिससे कि बालक का आध्यात्मिक विकास हो, इन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा कि बालक को रूसो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें वो हुए हैं, आपके दार्शनिक हुए हैं वेस्टर्न, उन्होंने कहा कि अपने शिष्य को मौखिक पाठ ना पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव के द्वारा सीखने दो, जब भी संभव हो क्रिया द्वारा सिखाओ। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, प्ले वे मेथड, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से सीखे। डायरेक्ट मेथड यानी उसको कोई चीज़ प्रत्यक्ष में दिखाओ। ह्यूरिस्टिक, खोज विधि के द्वारा। डाल्टन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, जो कि आज के हम खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं, एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंस, और जब वो एक्टिविटी करेगा तो उसका केवल एक सेंस नहीं, उसके कई सारे सेंस ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चा उनको जल्दी से सीखेगा। तो वह मौखिक शिक्षा पर इन पर बल नहीं देते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षक अपनी व्याख्याओं की अपेक्षा बालक के शैक्षिक अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो कहते हैं उनको व्याख्यान मत दो, उनको एक्सप्लेनेशन मत दें, उनको लेक्चर ना दें, बल्कि बच्चों को एक्टिविटी करने दें जिसकी वजह से बालक सब कुछ सीखे और अनुभव प्राप्त करे। डिसिप्लिन की अगर बात करें तो अनकंट्रोल फ्रीडम, वो कहते हैं मुक्त्यात्मक अनुशासन, बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ा जाए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अनुशासन लागू न किया जाए, बच्चे को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, वो कहते हैं कि बच्चे को जो परिणाम देगा वो प्रकृति उसको परिणाम दे, यानी कि बालक को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता न कि शक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। चिल्ड्रन शुड नेवर रिसीव पनिशमेंट, फ्रीडम एंड नॉट पावर इज द ग्रेटनेस गुड। यानी कि उन्होंने कहा कि प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंस में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति अपने आप परिणाम देगी, आप बच्चे को कुछ मत सिखाओ, उसको कुछ डांटो मत, उसको जो वो करना चाह रहा है उसको बिल्कुल फ्रीली करने दो। यानी कि वो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात कहते हैं। अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणाम द्वारा ही होना चाहिए, ये प्रकृतिवादी मानते थे। यानी कि अगर हम इसको बिल्कुल प्रिसाइज कहें कि ये मुक्त्यात्मक अनुशासन के पक्षधर थे। अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, कि उनको किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। टीचर की अगर हम बात करें, शिक्षक के अनुसार प्रकृतिवादी द टीचर प्लेस इज बिहाइंड द सीन, वो कहते हैं पर्दे के पीछे शिक्षक का स्थान होना चाहिए। द टीचर इज नॉट टू इंटरफेयर विद द एक्टिवेट्स ऑफ चिल्ड्रन, नॉट ही इज टू प्रोवाइड एनी आइडिया टू फ्रॉम देयर कैरेक्टर। वो कहते हैं कि बालक शिक्षक को क्या होना चाहिए, पर्दे के पीछे उसका स्थान होना चाहिए। वो बच्चों को कुछ ना सिखाए, मतलब वो बच्चे को केवल गाइड करे, एक मित्र, एक सहयोगी के रूप में रहे। बच्चा जो भी सीखे वो प्राकृतिक द्वारा स्वयं सीखे। यानी कि वो टीचर के स्थान को गौण या सेकेंडरी मानते हैं, पर्दे के पीछे रहने वाला मानते हैं, एक सहयोगी, एक मित्र के रूप में मानते हैं। और जो मुख्य रोल है वह किसका होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए। इसमें मैंने एक स्टूडेंट छोड़ दिया है, उसको आप सुन लें। अगर हम इसमें स्टूडेंट की बात करें तो प्रकृतिवादी चाइल्ड को या बालक को मुख्य स्थान देते हैं, जैसे आदर्शवादी तो पाठ्यक्रम और शिक्षक को मुख्य स्थान देते हैं। यहाँ पर जो प्रकृतिवादी हैं वो बालक का स्थान मुख्य मानते हैं। प्रकृतिवादियों ने बालक को एक ऐसा प्राणी माना है, बालक की प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप ही प्रकृतिवादी उसे शिक्षा देना चाहते हैं। उनकी मान्यता है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न नहीं होता, अपितु उसका विकास करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि बालक शिक्षा के लिए पैदा नहीं हुआ, शिक्षा जो है वो बालक के लिए हुई है। तो प्रकृतिवादी शिक्षा का जो केंद्र है वो बालक को मानते हैं, शिक्षक या पाठ्यक्रम को नहीं मानते। अगर हम स्कूल की बात करें, विद्यालय की, तो अकॉर्डिंग टू रूसो द लैप ऑफ नेचर इज स्कूल। वो कहते हैं प्रकृति का प्रांगण ही विद्यालय है। वो किसी चार दीवारी वाले विद्यालय की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि बच्चे पर जब वहाँ पर समय की पाबंदी होगी, उसको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, तो बच्चे का नैसर्गिक विकास नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, लैप ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का प्रांगण ही क्या है, विद्यालय है। एंड नेचर बाय इटसेल्फ इज द टीचर, और प्रकृति ही उसका शिक्षक है। द स्कूल शुड बी द प्लेस वेयर सच एनवायरनमेंट गिवन टू द चिल्ड्रन दैट मे हेल्प इन देयर स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। वह कहते हैं कि बालक का स्कूल शुड बी द प्लेस, वो कहते हैं कि स्कूल एक ऐसा प्लेस होना चाहिए, एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे बालक का अपना नैसर्गिक विकास हो सके।
उसके बाद वह मानते हैं, अब इसमें आता है इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू एजुकेशन। अब ये तो हमने इसमें शिक्षा के उद्देश्य, मूलभूत सिद्धांत, पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें हमने बता दी। अब आता है कि इसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किस प्रकार का है, या प्रकृतिवाद की आलोचना क्या है, प्रकृतिवाद की शिक्षा को देन क्या है। एज फार एज एम of education are concerned, the naturalist failed to determine proper aim। अगर हम इसके प्रकृतिवादी की शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य एकांकी व असंतोषजनक थे, इसलिए प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों को प्रकृति से ढूंढने का जो प्रयत्न किया वह व्यर्थ है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल एम, नेचुरलिज्म हैज़ फेल्ड टू प्रिपेयर अ सुटेबल करिकुलम ऑफ एजुकेशन। चूँकि शिक्षा के उद्देश्य उनके प्रॉपर नहीं थे, इसलिए वो करिकुलम में भी उनको कोई विशेष योगदान नहीं मिला, यानी कि अगर हम कहें तो ये एक अच्छे पाठ्यक्रम का भी निर्माण नहीं कर पाए। इन द फील्ड ऑफ टीचिंग मेथड, नेचुरलिस्ट हैव ब्रॉट अबाउट ग्रेट रिवोल्यूशनरी चेंज। दे अपोज बुक सिस्टम एंड लर्निंग बाय रोट मेमोरी एंड गिव द स्लोगन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सेवरल साइकोलॉजिकल teaching methods are developed, of which exploration method, Dalton method, direct method, observation method are important। यानी कि अगर हम शिक्षण विधियों के बारे में देखें तो प्रकृतिवादियों की बहुत बड़ी इस समाज को या शिक्षा को बहुत बड़ी देन प्रकृतिवादियों ने दी है, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है, उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने की बात की है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के द्वारा सीखने की बात की है, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, और इसी वजह से उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये जो स्लोगन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि शिक्षा को उनकी एक विशेष देन है। उन्होंने डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष मेथड, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सप्लोरेशन मेथड, खोजना, क्योंकि जब बच्चा कोई चीज़ खुद से करेगा तो वह उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको देखेगा, स्वयं सीखेगा, एक्टिविटी करेगा तो उसको एक्सपीरियंस होगे, तो उस तरह से उसके सेंस ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वह जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त करेगा वह सत्य ज्ञान होगा। तो यह शिक्षण विधियों के क्षेत्र में उसकी बहुत बड़ी देन है शिक्षा को। रिगार्डिंग डिसिप्लिन, नेचुरलिस्ट फेवर फुल फ्रीडम टू डिसिप्लिन। और अगर हम डिसिप्लिन या अनुशासन की बात करें तो अनुशासन में भी इनका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि प्रकृतिवादी बालक को उसके ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात पक्षधर करते हैं, मतलब उनको कहा जाता है कि बालक को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। नेचुरलिस्ट कंसिडर द स्टूडेंट एज द फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी द चाइल्ड सेंटर्ड। अगर सबसे पहले अगर मैं डिसिप्लिन को इसकी बात करूं तो फुल फ्रीडम टू चिल्ड्रन, जो कि बिल्कुल भी आज के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमें बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन भी उसको आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ्रीडम से क्या होता है, बच्चे को प्रकृति अगर परिणाम देगी तो वह परिणाम कभी कभी घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। तो पनिशमेंट बाय नेचर एज प्रोपाउंड बाय रूसो ने कहा था कि बच्चे को आप बिल्कुल फ्री छोड़ें, बच्चे को जो भी पनिशमेंट देगी वो प्रकृति देगी, लेकिन ये मान्य नहीं है। नेचुरलिस्ट इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते आज के मानने में, क्योंकि प्रकृति द्वारा दिया गया परिणाम कभी कभी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। नेचुरलिस्ट एक्सेप्ट द टीचर एज ए गाइड, ये जो इन्होंने माना है कि टीचर को एक गाइड के रूप में रहना चाहिए, पर्दे के पीछे उसका स्थान दिया होना चाहिए, ये इनकी एक अच्छी सोच है, ये सही विचारधारा है। नेचुरलिस्ट कंसिडर द स्टूडेंट एज द फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो बालक है वो शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, और इसी वजह से जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा लागू हो रही है और होती है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल सही मानी गई है। दे क्लेरिफाई दैट चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न फॉर एजुकेशन, वो कहते हैं बच्चा शिक्षा के लिए पैदा नहीं हुआ, एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर द चाइल्ड, यानी कि बालक शिक्षा के लिए पैदा नहीं हुआ, जबकि शिक्षा जो है वो बालक के लिए बनी है। तो केंद्र बिंदु जो है शिक्षा का वो बालक होना चाहिए, और उसकी ही रुचियों के अनुसार, उसकी अभिरुचियों, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके अकॉर्डिंग हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें बालक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेचुरलिस्ट हैव प्लेड अ ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मास एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। जो प्रकृतिवादी हुए हैं वो जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन के फेवर में रहे हैं, उसके विकास की उन्होंने बात की है। बट ऑल दिस वाज लिमिटेड टू मैंस नेचुरल डेवलपमेंट, दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनी ऑफ दिस ऑफ हिज सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उन्होंने बालक के इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात या बालक के जो व्यक्तिगत विकास की बात
उसके कंप्लीट डेवलपमेंट की बात, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात बहुत ही सजग कही है, लेकिन उन्होंने बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो विकास है उस पर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कही है। तो इन्होंने कहा लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हमें संपूर्ण विकास करना है तो हमें इंडिविजुअल के साथ साथ उसका सोशल, कल्चरल व स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, जो कि प्रकृतिवादियों ने इसकी बात नहीं कही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन आर व्यू एजुकेशन शुड इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्री एस्पेक्ट ऑफ मैन, नेचुरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर बालक के इंडिविजुअल विकास की बात नेचुरलिज्म में कही गई है, लेकिन बालक का कंप्लीट विकास तभी हो सकता है बच्चों जब हम उसका नेचुरल, इंडिविजुअल, सोशल और स्पिरिचुअल विकास हो सके। तो कुछ जो प्रकृतिवादी विचारधाराएं हैं वो हमारे आज के शैक्षिक वातावरण में मान्य हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड है, और आप बात करें तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो आज जो हम मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग, ये शिक्षा की आधुनिक विषयों के लिए शिक्षा जगत की प्रकृतिवाद ने एक बहुत ही बड़ा उनको अपना ऋणी बना दिया है, या बहुत बड़ी देन प्रकृतिवाद की है, जिस वजह से आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिस वजह से आज जो साइकोलॉजी का मेन स्थान हमारी शिक्षा में है वो सब प्रकृतिवादी की ही देन है, और जिसमें रूसो का स्थान बहुत ही प्रमुख है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ इसमें चीज़ें समझ में आई हो, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप थोड़ा आइडियलिज्म से भी इसको कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आपने अगर आइडियलिज्म पढ़ा है, नेचुरलिज्म पढ़ा है, तो आप अपने घर पर बैठ के इनको बहुत ध्यान से पढ़ें और इनके लिए एक कंपैरेटिव चार्ट भी आप बना सकते हैं, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इसको करना। इसमें एक प्रश्न भी बेटा 16 नंबर में बच्चों अक्सर पूछा जाता है कि प्रकृतिवाद को तत्व मीमांसा का दर्शन कहा जाता है, जबकि आदर्शवाद को ज्ञान मीमांसा का दर्शन। इस कथन की विवेचना करते हुए आप इसको लिखिए। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को ही आपको कंपैरेटिव समझाना है। तो इन दोनों वीडियो से आपको इन दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए और मैं उसका समाधान आगे आपको करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।